देख लेना। जय हिंद। एक पहल इंडिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी बच्चे लाइव आ रहे हैं, जुड़ते जाइए जल्दी जल्दी। देखिए नोटिफिकेशन गया नहीं है, तब तक प्रश्न आने शुरू हो गए। मैंने कहा ना, बहुत ब्रिलियंट हो गए बच्चे। आवाज़ कैसी आ रही है आपको? फेसबुक लाइव स्टार्ट कर दिया आपने? एक पहल इंडिया कौन सा चलाते हो तुम? एमपी। ठीक है, तुम्हारे पास यूपी, वो दूसरा, और एक पहल इंडिया। एक पहल इंडिया चालू है, तीनों चालू हैं। शाबाश, चलिए। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, और सभी जो बच्चे आईएएस, आरएएस और सीईटी की तैयारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको एक पहल इंडिया कार्यक्रम की ओर से शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप सबका स्वागत है। आज हम सब लाइव जुड़े हैं और हमारे साथ हैं राजस्थान ही नहीं पूरे देश के बच्चों के लिए एक मॉडल मार्गदर्शक। 2012 में सर की तीसरी रैंक थी, आरएएस टॉपर हैं। और दूसरी बात इसलिए भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लाखों रुपया पैसा बर्बाद करने के बाद भी ऐसा मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं होता है जब बिना पैसा लिए हमें इतना बड़ा मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म सर उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके अनुभवों का हम लाभ लेंगे। और सर का जैसे मैंने बताया था कि राजेंद्र शेखावत है सर का नाम पूरा, और एडीएम दूदू राजस्थान के जयपुर में पड़ता है और वहाँ से हैं सर। अभी आप सबसे मैं समय बर्बाद किए बगैर चाहूँगा कि सर सीधे आपसे बात करें और बच्चों की पीड़ा और उनके सवालों को समझें और उस पर उन्हें मार्गदर्शित करने का प्रयास करें। सर स्वागत है आपका। जय हिंद सर। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से जुड़े हुए सभी युवा जो प्रतिभाएं हैं, जो देश प्रदेश के विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं सिविल सेवा के माध्यम से, आप सबका भी स्वागत है। और एक पहल इंडिया को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों को हमसे जोड़ने की कवायद इन्होंने की है और इनके प्रयास एकदम से सफल भी रहे हैं। कोशिश ये है कि गरीब तबके के लोग हैं, अभावों से जो ग्रस्त हैं, जो जूझ रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। उनको स्टडी मटेरियल, उनको प्लेटफॉर्म, हर वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो भी सिविल सेवा के माध्यम से देश और प्रदेश की जो तरक्की है उसमें अपना योगदान दे सके। मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपनी बात 2-4 मिनट में आप लोगों से कर लूं, उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं उनका एक एक करके जवाब दे दूंगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा देश या विदेश या प्रदेश है उसमें उनका नाम रोशन करे, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें तय करती है उसके माहौल पर कि उस बच्चे को क्या सिखाया जाता है, उस बच्चे के एनवायरनमेंट में उसको कौन से इनपुट दिए जाते हैं, उसके मन में कौन से विचार आते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे देहात क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जैसे बच्चे के दिमाग में जो है फौज या पुलिस है या सामान्य जो नौकरियाँ हैं, इससे ज़्यादा वो उनके इनपुट नहीं डालते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है उसके दिमाग में विचार कुछ और आए और घर वालों की इच्छाएं, आवश्यकताएं कुछ और होती। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये तय करना है कि आप लोगों का गोल क्या है। क्यों सर? जी सर, मैक्सिमम बच्चे इसमें आरएएस के बारे में जुड़े हुए हैं और बच्चियां हैं। दिक्कत क्या है उनके सामने कि सभी ग्रामीण परिवेश से हैं और कई बच्चे ऐसे जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं क्योंकि पहले मौका नहीं मिला है अभी और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में हैं। तो कई लोग उन्हें बताते हैं कि सर बहुत कठिन है। मैंने कहा कि आप जैसे ही सर से हम मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ सर कि आरएएस परीक्षा भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, कोई भी काम कठिन हो जाता है यदि हम उस काम को करने की ललक अपने आप में जागृत नहीं करें। यदि हम केवल पानी को ही देखेंगे तो हम नदी को कभी पार नहीं कर पाएंगे। नदी को पार करने के लिए ज़रूरत है कि उसमें बहते हुए पानी को देखा जाए, उसका आकलन किया जाए और उसमें से निकलने का प्रयास किया जाए। जब तक हम
अपना टारगेट नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि आदमी को जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना पड़ता है। और लक्ष्य के बारे में सर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको कलेक्टर बनना है तो आपको जो अपने सपने हैं वो सपने बड़े रखने पड़ेंगे, उनके पीछे वैसे ही एफर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी किस्मत और मेहनत दोनों उसमें साथ साथ योगदान करें तो आप कलेक्टर भी बन जाओगे, लेकिन यदि आपकी बुरी सी बुरी बदनीति रही या भगवान ने यदि आपका साथ भी नहीं दिया तो भी आपको कंडक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके सपने बड़े होने चाहिए और उनके पीछे एफर्ट्स करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है सर? सबसे पहले नेगेटिविटी से शुरुआत होती है जी। सबसे पहले वैकेंसी आई आरएस की, कितनी सीट है कि 50 सीट है, कैंडिडेट कितने हैं? 50,000 है। जैसे सर मैंने जब इसका रिक्रूटमेंट आया था 2012 तो लगभग 7 लाख लोगों ने आवेदन किया था। अब जो नेगेटिव जो बच्चे होते हैं वो नेगेटिविटी आती है सर माहौल से। माहौल में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही इसलिए होता है कि वो दूसरों को डिमोटिवेट कैसे कर सके। तो वो कैलकुलेशन करते हैं, अरे 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और 50 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, 13 नंबर तो 10,000 में से एक सिलेक्शन होना है, तू तो अपनी क्लास में 40 में से कभी फर्स्ट नहीं आया तो तू जिंदगी में इसमें फर्स्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से डिमोटिवेशन शुरू होता है। फिर इस डिमोटिवेशन को यदि बच्चे की जिज्ञासा कम है या बच्चे की एकाग्रता या उसका डेडिकेशन कमजोर है तो अपने माँ बाप को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि देखो मम्मी या देखो पापा, ये देखिए इतनी इतनी सी वैकेंसी है और इतने इतने से सारे कैंडिडेट होते हैं। फिर वो कहेगा हिंदी और अंग्रेजी का, देखिए जी साहब मीडियम का बड़ा इश्यू रहता है, मैं तो हिंदी माध्यम का हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने तो अंग्रेजी माध्यम कभी पढ़ा ही नहीं। फिर तीसरी बात आती है वो कहता है साहब मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। चौथी बात आएगी वो कहेगा कि देखो फला आदमी तो दिल्ली में उस कोचिंग में जा रहा है, फला आदमी जयपुर में कोचिंग में जा रहा है, फला आदमी भरतपुर में जा रहे हैं, जोधपुर में कोचिंग में जा रहा है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं कोचिंग कर सकता हूँ। बड़ा कोचिंग का इश्यू आता है। फिर उसका एक एटमोस्फियर आता है आदमी का, जैसे यदि वो काश्तकार परिवार से हैं तो खेती है बात करने वाले लोग मिलेंगे, या यदि वो कोई ट्रेड में है, उसके घर वाले कोई ट्रेड में है तो वो बिजनेस टाइप की बातें करेंगे। तो उस आदमी का सपना कभी डाइवर्ट नहीं होगा कि वो आईएएस या आरएस बने। ऐसे ही जो उसके घर परिवार का माहौल क्या रहता है, घर परिवार के लोग उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, घर परिवार के लोगों के ये है कि भैया आगे उसको यदि वो सपना तय करते हैं भाई तुम्हें ये बनना ये बनना ये बनना, तो वो उस दिशा में डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन ये सब नेगेटिविटी होती है, आदमी पॉजिटिविटी किसी से भी ले सकता है। मैं अपना खुद का उदाहरण दे देता हूँ, किसी और की नज़ीर मुझे ज़िंदगी में कभी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने 2012 का जब रिक्रूटमेंट आया था तो 2013 में गोविंद जायसवाल एक कंडक्टर का बेटा था, रिक्शा चालक का बेटा था, और वो यूपीएससी उसने क्लियर किया था। और उसको मैंने पढ़ा, जब मैंने उसके संघर्ष को देखा तो मुझे लगा कि जब ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो आपको किसी न किसी को अपना आदर्श मानना पड़ेगा। ये भी हकीकत बात है कि आपको किसी को आदर्श मानना पड़ेगा, लेकिन फैन किसी के मत बनिए। यदि आप किसी के फैन बन गए तो जीवन में आपका कोई फैन नहीं बनेगा, लेकिन आदर्श आप बड़े रखिए। तो उसी समय मैंने तय किया कि मैं भी गोविंद जायसवाल की तरह इसमें आऊँगा। हालांकि मैंने उससे पहले 2-4 बार सिंसियर एफर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा भी डिटर्मिनेशन है वो हिल डुल गया था। मुझे भी लास्ट में लग गया था कि नहीं यार मैं आरएस नहीं बन सकता, मैं जिस पद पे हूँ उस पद तक ही ठीक है। मैं उस समय सेकेंड ग्रेड टीचर था, तो मुझे लगा कि ये टीचर का जो भी ठीक है। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट कर चुका है, क्योंकि मैंने जो एफर्ट किए थे एक्चुअली क्या है कि जैसे हम मेंढक का उदाहरण देते हैं, कोई कुएं का मेंढक होता है, कोई महासागर की बात करते हैं, तो जब हम अपना दायरा ही सीमित रखते हैं तो हम अपने प्रयासों को भी सीमित कर लेते हैं। तो सर उस समय मेरे ये आया था कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। तो ये जो सारे इंस्टांस दिए थे मैंने आपको कि देहाती वातावरण, मैं भी एक आम गाँव से हूँ, एक आम जो मजदूर परिवार जिसको हम कह सकते हैं आम परिवार, उससे संबंध रखता हूँ। और सारी एजुकेशन मेरी तो सरकारी स्कूल में हुई और मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली। एक बड़ी बात, और मैंने जीवन में कभी मतलब ट्यूशन या कोचिंग के नाम पे, ये बात आपकी सर बच्चों के लिए बहुत नोट जीवन में कभी कोचिंग नहीं ली मैंने।
और फिर बात ये थी कि पढ़ें कैसे। तो मैं अपने एक दोस्त है जो अभी दिवंगत हो गए, मतलब अमृत शर्मा, एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त, हम दोनों की अपब्रिंगिंग लगभग एक ही प्रकार से थी। वो उसके पिताजी पटवारी थे, वो आरएस की तैयारी करते थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम दोनों को करनी चाहिए। उससे पहले हम 1-2 इंटरव्यू भी दोनों साथ दे चुके थे, तो हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को गुरु बना रखा था। वो मैं उसको स्टडी मटेरियल बताता, वो मेरे को स्टडी मटेरियल बताते, और हम दोनों ने डिस्कशन करना शुरू किया। तो एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया। जब एक अच्छा ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है तो वो आपकी टारगेट तय कर लेते हैं। फिर रही बात मेहनत की, तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऐसे परिवार में जिसमें ज़्यादा, मतलब गाँव में इतने रिच परिवार नहीं होते हैं कि आपको 1-1, 2-2, 3-3 साल तक के लिए जयपुर या दिल्ली आपको कोचिंग में भेज दे और आपका एक मोटा सा खर्चा एक्सपेंडिचर वहन कर सके, तो हम लोगों ने ये किया, हम दोनों बैठे बैठे सारे दिन पढ़ते रहते थे। जहाँ तक नोट्स हैं या स्टडी मटेरियल है, आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आप भी जैसा सबको किताबें और स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। तो बेसिक चीज़ें ये है कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्यों है और पढ़ना कैसे है, क्या क्यों और कैसे, ये जिंदगी का एक फलसफा है। हम किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, केवल पढ़ाई का ही नहीं, यदि हमें जीवन भी जीना है तो हमें जीवन जीना क्यों है, क्या है और कैसे है। यदि ये 3 चीज़ें हमें पता चल जाती है तो बेसिक हमारी एक लाइन स्थापित हो जाती है। हमने वहाँ से शुरुआत की, हम एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम करते थे। हमने पढ़ने के कुछ फलसफे निर्धारित किए, हमने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गोल्स निर्धारित किए। हमने कहा कम किताबें पढ़ो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। यानी हमारे साथ स्थिति क्या होती है, गाँव में बच्चे हैं चाहे शहरों में बच्चे हैं, बच्चे किताबों का ढेर लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान की साहब जीके पढ़ना है, तो वो कहते हैं साहब कालूराम का इतिहास पढ़ना है, भल्ला का ज्योग्राफी पढ़ना है, फला पैनोरमा की कोचिंग वो गाइड पढ़नी है, या आर्य पब्लिकेशन की पढ़नी है, लक्ष्य की पढ़नी है। इस प्रकार किताबों का एक मोटा सा ढेर लगा लेते हैं। मैं आपको अक्सर से एकदम, मतलब मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप कम किताब कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो पढ़ लीजिए। यदि आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है तो चाहे आप लक्ष्य की गाइड पढ़े या कोई स्टडी मटेरियल पढ़िए, 1 या 2 किताबें। सबसे पहले बेसिक बुक, जैसे बेसिक बुक के लिए आपको एनसीईआरटी और राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इनकी जो 6वीं से 12वीं क्लास की जो किताबें हैं, उनको आप रोल मॉडल मान लिए और एक बार उनको तैयार कीजिए। ये आपका बेस बन जाता है। यहाँ पे जब आपका बेस बन जाएगा तो फिर आप कोई भी एकेडमिक बुक पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो आप टीच योर सेल्फ की प्रकाशन पढ़ सकते हैं, या आप पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो टाटा मैकग्रा हिल या पृथ्वी दर्पण के जो विशेषांक आते हैं तो उनकी बात कर सकते हैं। तो वो सेकेंडरी चीज़ है, आप उस पर जाइए। अब मैं कहता हूं कि जो बेसिक बुक आपने बना ली, भाई ये किताब पढ़ना है, और जो आपने सप्लीमेंट्री उनके, चाहे आप लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक की बात करें, आप उनको बार बार पढ़िए, और आप उनको तब तक पढ़िए जब तक कि कोई नहीं, हर बार आप देखेंगे हर बार आपके सामने कोई ना कोई नई चीज़ आती रहेगी। तो जब तक नई चीज़ नहीं आती रहे तब तक उनको पढ़िए, और सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और चूंकि प्रीलिम्स की हम बात करते हैं तो कई बार प्रीलिम्स में फैक्चुअली ज़्यादा, मतलब उसका रोल होता है, फैक्ट ज़्यादा आते हैं। तो जो भी आप गाइड पढ़ो चाहे नोट्स पढ़ो, उनको इतनी अच्छे और शिद्दत के साथ पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, और उनमें से ऐसे कोई चीज़ नहीं रहे कि जो आपसे छूट जाए। तो ऐसे करके हमने हमारा प्री किया। फिर मेंस जब आया तो मेंस में इसमें राइटिंग स्किल का बहुत फ़र्क पड़ता है। अमूमन बच्चे क्या है कि नोट्स तैयार कर लेते हैं कि नोट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ लिए या फला कोचिंग के पढ़ लिए। केवल नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपकी परीक्षा, आपके नॉलेज का ज्ञान तब होता है, उसके लिए 2-3 वो फेजेज होते हैं। जैसे प्री में आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है कि आपको तथ्य कितने की याद है। ये सब चीज़ें आपको ऑफिसर बनाने के लिए होता है कि यदि आपको एक शब्द में पूछा जाए तो आपका एक शब्द में क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, वो सही रहेगा या गलत रहेगा। या तो आप सही आंसर दीजिए या आप मौन रहिए। मौन रहिए का मतलब नो आंसर। नो आंसर इज आल्सो लाइक आंसरिंग। तो आप आंसर मत दीजिए। फिर जब मेंस की बात आएगी तो एक ऑफिसर से अपेक्षा की जाती है कि उससे एक लाइन में पूछा जाए तो वो एक लाइन में कैसे जवाब दे। उसको हम 15 या 20
20 शब्दों में आंसर राइटिंग बोलते हैं, या आपको कहे कि आपको 4 या 5 ही लाइनें बोलनी है तो उसको 50 शब्दों में बोलते हैं, तो उसको कैसे लिखना है। या हम कहते हैं कि थोड़ी सी उसको 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाए तो 100 शब्दों में उसको आंसर कैसे देना है। और ऐसे ही यदि उसको डिटेल कहा जाए कि आपको पब्लिक में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या बेनिफिशियरी स्कीम्स है जो है उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए बताना है, तो एट लेंथ वो पब्लिक को कैसे एड्रेस करेगा, तो निबंध टाइप जो चीज़ें वो कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें उसको बतानी होती है। तो इसको हमें बेसिकली उसी फेज में उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे ही हम आम पब्लिक से कैसा व्यवहार करते हैं, वो जो पूछता है, गांव देहात का आदमी आपसे पूछने के लिए आता है तो उसको कैसे प्रॉपर रिप्लाई करते हैं, तो वो एक साक्षात्कार की विधा होगी। अच्छा, इंटरव्यू का मतलब जो कुछ हमें आता है ईमानदारी से उसको प्रेजेंट करना, और अगले को ये नहीं लगना चाहिए कि हम आर्टिफिशियल हैं, जो अपने अंदर है उसी को बाहर एक्सपोज करना। तो इस प्रकार का एक दौर था, हम लोगों ने भी बहुत गहनता से तैयारी की। और भगवान पे आप आस्था रखिए, किसी भी वो भगवान हो सकता है, किसी के लिए मतलब मौला हो सकता है, किसी के लिए मतलब जीसस हो सकता है, किसी एक भगवान में आस्था रखिए। और पढ़ाई एक साधना का रूप होती है। पुराने ज़माने में फल प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि एकांत में, गुफाओं में, पहाड़ों पे तपस्या करते थे, फिर भगवान राजी होकर उनको कोई ना कोई वर देता था। ये भी एक तपस्या का ही रूप है कि आप बंद कमरे में या कहीं पीजी में या कहीं घर बाहर से दूर आप बैठ के बंद कमरे में आपको घंटों घंटों मेहनत करनी पड़ती है। आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है, दोस्तों से दूर रहना पड़ता है, घर परिवार के सामाजिक सरोकार, संस्कार, रीति नीति, इन सब से दूर रहना पड़ता है। और फिर यदि आप शिद्दत से मेहनत करते हैं और भगवान की कृपा और आपकी मेहनत बदस्तूर जारी रहती है दोनों, तो आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसा हमें मिला, मेरे वो 7 लाख कैंडिडेट थे तो हमें तीसरी रैंक भगवान की कृपा से और मेहनत से मिली। तो मैं चाहता हूं कि हमसे जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, आप लोग भी इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि कैंडिडेट कितने हैं, आपको केवल अपने लिए एक सीट चाहिए। मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, जैसे किसी एग्ज़ाम में 100 विद्यार्थी बैठते हैं और उसमें सीट मान लीजिए कितनी भी हो, उसमें से 80% विद्यार्थी तो केवल औपचारिकतावश जाते हैं। कोई तो ये कहता है कि पेपर देखना है, कोई कहता है मैंने तो यूं ही फॉर्म भर दिया, और कोई कहता है कि पेपर ही देख लेंगे, ठीक है ना, कोई दोस्तों के साथ चल पड़ता है। तो सीरियस कैंडिडेट 20% होते हैं और उन 20% में से किसी न किसी का चयन होना होता है। तो आप मानकर चलिए, यदि आपने सोच लिया कि इस परीक्षा में आपको सफल होना है तो आप उस 20% में, तो आपकी पहली बात तो रेस लंबी चौड़ी नहीं। दूसरी बात है कि मैंने पहले उदाहरण दिया था कि 10,000 में से एक या 1,000 में से, तो उस दौड़ में नहीं पड़ना। मैं ज़िंदगी में कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, मैं बता दूं, जो अभी 40 और 60 का रेशियो बता रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वो 3rd रैंक मैंने बताई थी। और इसके अलावा भी आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। मैं अपना पहले शुरुआती जो परिवेश देखकर लगा कि यार मैं तो कोई छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन फिर सरकार में रहते रहते मेरे 6-7 नौकरियां मैंने कर ली, और सारी सरकारी जॉब, और वो भी सरकारी परिवेश से। और एक जो अक्सर विद्यार्थी बहाना बनाते हैं, वो देखिए, आपको जिन परिस्थितियों में रहना होता है वो संघर्ष करना होता है। वो कहते हैं साहब रिजर्वेशन हो गया, या कोई कहता है साहब हम तो गांव में बैठे हैं देहात में, हम जयपुर की स्कूलिंग या कॉलेजिंग या जो है कोचिंग ये वहन नहीं कर सकते। तो ये सब देखिए बहाना होता है। जिसको जितनी सुविधा मिलती है वो उतना ही रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। हमने कभी नहीं सुना कि वो बहुत अमुक पैसे वाला व्यक्ति और उसका बेटा है कोई यूपीएससी या आरपीएससी को टॉप करके। एक्सेप्शनल हो सकते हैं, हर जगह एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जितना अभाव होगा उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा, और जितना संघर्ष करेगा व्यक्ति उतना ही उसको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि भगवान ने एक ही जन्म हमें खुद को साबित करने के लिए दिया है। यदि हमने एक जन्म में खुद को साबित नहीं किया, तो जैसा हम कहते हैं कि 84 लाख योनियां, बाकी योनियों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको इसी जीवन में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं, बराक ओबामा ने भी कहा था, और किसी एक और व्यक्ति की प्रसिद्ध उक्ति है कि आप गरीब घर में जन्म लिए हो, इसमें आपका दोष नहीं है। बिल गेट्स ने कहा था यदि आप गरीब घर में जन्म लिए हो तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए आप मर गए तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। अर्थात यदि आप ऐसे परिवार में जन्म लेते हो
जहाँ पर सरकारी नौकरियों या सफल होने का ज़्यादा कोई परिवेश नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन परिवेश तो कोई भी बना सकता है। आप खुद भी इस परिवेश को बना सकते हो, और यदि आपने साबित कर दिया तो यकीन रखिए आप 10 परिवारों को और सफल करोगे। मैं अपने गांव से पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आरएस निकला, तो मैंने देखा मेरे गांव से खूब सारे बच्चे आरएस के इंटरव्यू देने लगे, खूब बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, मेरे बाद में खूब बच्चे सेलेक्ट हो गए, और सरकारी नौकरियों का तो अब इतना क्रेज़ हो गया कि काफ़ी सारे बच्चे, आसपास के काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट होने लगे। तो वो आपको प्रेरणा मानते हैं, प्रेरणा मानते हुए बाकी लोग आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा मोटा मोटा कहना है कि अपने आप को मजबूत कीजिए, और जो सपना आप देखते हैं उस सपने के पीछे धुन लगा के लग जाइए। कलाम साहब ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य के पीछे कठिन मेहनत दिन रात एक लगा दीजिए। ये मान के चलिए कि आपसे होशियार इस परीक्षा में कोई नहीं है। आप अपने 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे मत जाइए, आप अपने दिल से कहिए, अपने आप से कहिए कि हाँ उस समय मैंने पढ़ाई नहीं की, उस समय मेरा मूड नहीं था, लेकिन अब मेरा मूड सेट हो गया। अब मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि मेरे से ज़्यादा होशियार नहीं है। हो सकता है 2-4 महीने आपकी एकाग्रता में कमी हो सकता है 2-4 महीने आपको इस समस्या से जूझना पड़े कि मेरा किताबों में मन नहीं लग रहा, लेकिन यकीन मानिए जिस चीज़ में आपका मन नहीं लगता है वो बाद में सबसे ज़्यादा आपकी मददगार साबित होती है, और उसमें आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिविटी आएगी कि इतनी वैकेंसी है और इतने सारे कैंडिडेट है, मेरा मीडियम ये हिंदी है या जो भी मीडियम है, मेरा परिवेश ठीक नहीं, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे पास कोचिंग नहीं है। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए। जो भी कोचिंगों में टीचर भी है पढ़ाते हैं, वो भी किताबों से ही पढ़ के पढ़ाते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, जो बेसिक बुक है उनका सिलेक्शन कीजिए और उनको बार बार पढ़िए। उनके एडिशनल आप कोई भी नोट्स ले लो, किसी भी कोचिंग के ले लो, खुद बना लो, कोई गाइड ले लो। मुझे नहीं लगता कि आपको फिर किसी चीज़ में जाने की ज़रूरत है। वैसे भी मैं यहाँ आरएस के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। मैंने इतिहास मेरा विषय था, मैंने इतिहास में जितने भी किताबें थी मतलब मोस्ट ऑफ मतलब तकरीबन 70-80 किताबें पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि कोई भी आदमी विद्यार्थी हो सकता है, जीवन में कभी पारंगत हो नहीं सकता। तो मुझे लगा कि यार 70-80 किताबें पढ़ने के बाद भी मेरा रंच मात्र भी मेरा ज्ञान इसमें कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और वैसे भी मेरे को एकेडमिक कोई प्रोफेसर बनना नहीं था, क्योंकि आरएस या यूपीएससी और जो आरपीएससी है, इसमें जो आपका जब आप एग्ज़ाम देते हैं खासतौर से सिविल सर्विसेज का, तो आपको ऑलराउंड जो परफॉर्मेंस चाहिए, यानी आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट विशेष के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो बाद में मेरे को ये लगा कि आपको बेसिकली आपकी आंसर राइटिंग ठीक होनी चाहिए और आपको बेसिकली सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े आने चाहिए। और ये ज़रूरी है कि आपका हिंदी में भी समान पकड़ हो, अंग्रेजी में भी आपकी कमांड हो, और इसी प्रकार इतिहास में आप यदि अशोक की बात करते हैं तो अशोक की धम्म नीति भी आपको याद हो। तो संविधान में अम्बेडकर के जो अम्बेडकर जी का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हो, वो भी हमें याद हो। हमें अल नीनो का भी पता होना चाहिए। तो साथ में हमें जो हमारा रेगिस्तान है इसके बारे में, यानी हर विषय के बारे में समान पकड़ होनी चाहिए। देखिए, अभी आपने सर की पूरी जर्नी यात्रा को सुना, बहुत ध्यान से बच्चे सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि बच्चों का सबसे पहले एक सवाल रहता है सर कि हम गांव के हैं, और दूसरी बात जो बच्चे जयपुर या दिल्ली जाते हैं वही सफल होते हैं। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यही रहता है, और वो बंक मार के घर वालों से बोल करके या जिद करके भी कई बार, या घर वाले भी इस फिराक में रहते हैं कि हमारे बच्चे समय पे सफल हों, और कोचिंग में पैसा भर के आ जाते हैं। और फिर मैंने एक रिपोर्ट पेश की थी अभी सरकार को कि पिछली जब भर्ती आई थी तब लगभग 5-6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था आरएएस का। सफल तो उतने ही होंगे जितनी भर्ती है। तो बजाय वो बच्चे कोचिंगों के पीछे भागने के, मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों की लालसाएं रहती हैं कि नहीं, अगर हम किसी कोचिंग में ज्वाइन करेंगे तो शायद हमें सफलता जल्दी मिलेगी। परमार एक बार ये चेक करिए, नेटवर्क का एरर दिखा रहा है। एक बार वो मेरे मोबाइल में वो जो वाईफाई है ना वो ऑन करो। जी,
अभी एक किसी बच्चे का हम प्रश्न ले लेते हैं तब तक, हाँ जरूर। ताकि उनको। ये है कंचन बाला जी। कंचन बाला, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते कंचन, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा नाम प्रियंका है, मम्मी का नाम तारा है। अच्छा, आपके यहाँ आवाज ठीक आ रही है? हाँ सर, आवाज सही आ रही है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अपन सिलेबस देखें यूपीएससी का, तो इस सिलेबस में जैसे दे रखा है, जैसे इंडियन पॉलिटी में उसके कुछ टर्म्स आप रहने दो बरु। फिर उसके बाद में एक्सेट्रा। हम्म। तो मेंस में भी अगर yes, जो 2 है अपना, उसमें भी हिस्ट्री के कुछ टर्म्स देती है, उसके बाद में लिखते हैं एक्सेट्रा। तो सर अभी एक्सेट्रा में क्या आता है? नहीं, जो एटसेट्रा जो दे रखा है, एटसेट्रा का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मोटा, आप प्रीलिम्स की बात कर रहे होंगे शायद, तो आप शायद प्रीलिम्स के वो सिलेबस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जीएस 2 जो मेंस का हिस्ट्री का सर, उसमें भी दे रखा है एक्सेट्रा। सर तो ये एक्सेट्रा में क्या-क्या आ जाता है? नहीं, सिलेबस में कहाँ दे रखा है वो? मतलब विज्ञप्ति में है या किसी गाइड में है, बुक में है, कैसे है, कहाँ पढ़ा है आपने? क्योंकि ऐसा नहीं आता है। सर जो मेन सिलेबस है ना अपना, यूपीएससी जो निकालती है। नहीं, यूपीएससी का तो पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ है। आपके पास सिलेबस शायद शॉर्ट में कहीं से होगा। सर जैसे जीएस का अपन देखें तो दे रखा है नेशनल बाउंड कोलोनाइजेशन, डिकोलोनाइजेशन, पॉलिटिक्स, फिलोसफर्स, फिलोसफीज लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, एक्सेट्रा। अच्छा, वो बीच में लिखा हुआ था ना सर, जैसे और इसके बाद आदि? नहीं, वो इत्यादि इत्यादि आता है, लेकिन बेसिकली हमें जो उसमें जो शेड्यूल किया हुआ है जो सिलेबस, उससे बाहर नहीं जाना। जैसे जो टॉपिक दे रखे हैं 10 या 11 या 12, उनसे बाहर हमें नहीं जाना, बस वो ही हमें पढ़ना है, क्योंकि वो तो उसकी तो कोई लिमिटलेस है, स्काई इज लिमिट, एटसेट्रा की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो बेसिकली जो पॉइंट आउट किए हुए हैं हमें वही पॉइंट पढ़ने हैं। उसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपकी बेसिक बुक जो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, या उसकी जो सप्लीमेंट्री कोई आप चाहे कोचिंग के नोट्स लेते हो, या अन्य कोई ऑथर है उसकी किताब लेते हो, वो आप फिक्स कर लीजिए 1 2 3, बस उनसे ही आपको बार बार पढ़ना है, उनसे ही आपको नोट्स बनाने हैं और उनको रिपीट करना है, तो उनको अंडरस्टैंड करना है। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि इधर हम या तो फैक्ट याद करते हैं और या समझते हैं। हम समझते हैं तो फैक्ट भूल जाते हैं, फैक्ट याद करते हैं तो समझते नहीं हैं। तो हमें दोनों चीज़ें, इसका मेन उद्देश्य ही, प्री का उद्देश्य जैसे आरएस में फैक्चुअल नॉलेज होता है, यूपीएससी में तो फिर भी एनालिटिकल चलता है। तो हमें ये करना है कि उसके फैक्ट भी याद करने हैं और साथ साथ उसको समझना भी है, और उसको इतनी गहराई से समझना है कि और उसमें कुछ गुंजाइश नहीं बचे। ठीक है, वो आप चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे आप एरिस्टोटल आ रहा है तो जैसे एरिस्टोटल आपने पकड़ लिया, या इंडियन पॉलिटी जैसे जनरल स्टडीज में आता है, तो उसके डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए आप, है ना। और इतनी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्री का उद्देश्य ये होता है कि एक बार आप सारे फैक्ट कवर कर लो, ताकि मेंस में आप केवल एनालिटिकली पढ़ो, फिर आपको दोबारा फैक्ट नहीं पढ़ने की जरूरत पड़े। ठीक है प्रियंका बेटा। एक क्वेश्चन मेरा नहीं पूछा था एक बार कि अभी अगर अपन रिसेंटली देखें तो जो यूथ रहता है वो जो भी किसी भी काइंड की प्रोटेस्ट करता है तो वायलेंट हो जाती है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उनके अंदर ऐसी क्या नहीं, ये जो प्रश्न है बेटा वो क्लास के लिए होते हैं, है ना। क्लास जब चलेंगी तब ये प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न मैंने इनको बताया था कि पहले गांधीवादी आंदोलन होते थे और अभी आंदोलन उग्रवादी होने लग गए हैं। तो आप किसी जिले के डीएम हैं तो इस पे आपको पता लगाना है, तो ये एनालिसिस प्रश्न है। नहीं, वो आपको बता देंगे, हाँ, वो यदि इसमें टाइम बचता है क्लास में तो हम बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो जब तक आपको सही दिशा निर्देश नहीं मिलते। जैसे यूथ क्या है कि यूथ को यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप एकदम डेप्थ में तैयारी कर रहे हो और फिर आपको कहेगी चलो जी राजघाट पे आपको धरना देना है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि यूथ अभी ये जो प्रश्न है वो क्लासरूम में, अभी तो तैयारी के बारे में हम बात करें कि कैसे अभी जाएंगे हम, जब क्लासेस शुरू होंगी तब। एक और मेरा प्रश्न था सर, जैसे पढ़ते सर नींद आने लग जाती है, सर उसके लिए क्या करें? देखिए, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। देखिए, कोई
पढ़ने का कोई बेसिक कोई फंडा नहीं है। कोई कहता है सुबह अच्छा पढ़ा जाता है, कोई कहता है रात को अच्छा मतलब पढ़ पाते हैं, कोई कहते हैं कि हम तो दोपहर में नींद लेने के बाद पढ़ पाते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप घंटे मत गिनना कि मैं 10 घंटे पढ़ी, 12 घंटे पढ़ी, 16 घंटे पढ़ी, क्योंकि ऐसे मैंने यूपीएससी के कैंडिडेट देखे हैं जो केवल 8 घंटे पढ़ के आईएएस बन गए, और ऐसे भी देखे हैं जिनको 18 घंटे पढ़ना पड़ा। तो ये आप बेसिकली घंटों पे मत जाइए, आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और उसमें भी यदि आप थक जाते हैं तो कृपया करके उसी समय बंद कर दें, और 5, 10, 15, 20 मिनट का जो भी आपको नीडेड है, मतलब जो ब्रेकअप, तो आप उसमें रेस्ट कीजिए और फिर दोबारा नई शक्ति के साथ दोबारा लगिए। अपने दिमाग को कहीं डाइवर्ट करने की